आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां। पंडित मोटेराम की डायरी भाग 4। क्या नाम कि मैं जहां जाता हूं वहीं कुछ ना कुछ लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं और आकर मुझे दिक करते हैं। बंबई में भी भले आदमियों से गला न छूटा। ये तो होता नहीं कि आकर एक मोहरित मेरे चरण पर रख दे और तब अपनी कथा सुनाए। बस आकर लगते हैं अपनी कथा सुनाने और चाहते हैं कि मैं सेंत मेंत में उन्हें अनुष्ठान बता दूं। तो यहाँ ऐसे उल्लू नहीं है, सुनने को सुन लेते हैं लेकिन अनुष्ठान बताने के लिए 50 बार दौड़ते हैं। ऐसा पदाते हैं कि वो भाग खड़ा होता है। जब कोई डॉक्टर सेंत मेंत में किसी रोगी को नहीं देखता, कोई वकील सेंत में कोई मिसल नहीं देता, तो मैं क्यों सेंत में अपनी विद्या लुटाता फिरूं? वो विद्या क्या, ये मैं जानता हूं, उसी तरह जैसे वकील और डॉक्टर अपनी विद्या को जानते हैं। लेकिन भाई, एक दूसरे का पर्दा क्यों खोलो? संसार उसका है जो उसे बेवकूफ बनाए। जिसे ये कला नहीं आती वो कौड़ी का तीन है। कल भंग बूटी से निपटकर मलाई पर हाथ साफ कर रहा था कि एक सज्जन आकर बैठ गए। कोट पैंट कॉलर बूट हैट, खासे साहब बहादुर थे। चेहरा लटका हुआ मानो पत्नी मर गई हो। बोले, आपका नाम पंडित मोटेराम शास्त्री है? मैंने कहा, हाँ मेरा ही नाम है, कहिए आपकी क्या सेवा करूं? साहब बहादुर ने जेब से रुमाल निकाला और सिर का पसीना पोंछते हुए बोले, मैं बड़े संकट में पड़ गया हूं महाशय, कुछ अक्ल काम नहीं करती, अब आप ही बेड़ा पार लगाइए तो लगे। मेरे हृदय में गुदगुदी हुई। ये तो कोई शिकार मालूम होता है। बोला, भगवान की दया से सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, कुछ चिंता मत कीजिए। क्या कहूं महोदय, कहते संकोच हो रहा है। अरे संकोच की कोई बात नहीं, संतान तो मेरी मुट्ठी में है, कहिए तो बालकों से आपका घर भर दूं। बस एक अनुष्ठान। जी नहीं, बालकों से तो मुझे प्रेम नहीं, मैं संतान विरोधी हूं। अच्छा, तो क्या धन की इच्छा है? धन की इच्छा किसे ना होगी, लेकिन इस वक्त मैं इस हेतु में आपकी सेवा में नहीं आया था। तो कहो ना, पौष्टिक अनुष्ठानों की भी मेरे पास कोई कमी नहीं। चूर्ण अवलेह गोली भस्म आसव क्वाथ, किसी चीज के सेवन करने की आवश्यकता नहीं। बस 5 बार उस मंत्र के जप करके सो जाइए, फिर उसकी करामात देखिए। मैं इस समय एक दूसरे ही काम की सेवा में आया था। मुझे कुछ निराशा होने लगी। हत्थे पर चढ़ने वाला नहीं जान पड़ता। फिर भी मैंने दिलासा दिया, जो इच्छा हो निसंकोच कहो। उसने पूछा, आप उसमें अपना अपमान तो न समझेंगे? अब मेरे कान खड़े हो गए, उत्सुकता और बढ़ी। अपमान की बात होगी तो अवश्य समझूंगा। बात यह है कि कल संध्या मेरे माता पिता देश से आ गए हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें उनका आदर सत्कार करना चाहिए। लेकिन करूं कैसे समझ में नहीं आता। कल से उन्होंने भोजन नहीं किया। भोजन नहीं किया? ये तो बड़ा अनर्थ है। कुछ उदर विकार हो गया है, मैं आयुर्वेद भी जानता हूं। नहीं नहीं शास्त्री जी, वो तो आपसे भी भारी डील डॉल के हैं। भारी डील डॉल के लोग क्या बीमार नहीं पड़ते? पड़ते होंगे, पर फादर कभी बीमार नहीं पड़ते और मदर के सिर में तो कभी भी दर्द नहीं हुआ। तो वो और आप दोनों भाग्यवान हैं। फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो दोनों बड़े ही नेम से रहते हैं। अरे लो, ये तो बड़े हर्ष की बात है। आप तो वास्तव में भाग्यशाली हैं। लेकिन वो मेरे खानसामा के हाथ का भोजन तो नहीं कर सकते ना। तो एक दिन तुम्हारी स्त्री ही भोजन पका लेगी तो क्या छोटी हो जाएगी? सास ससुर की सेवा करना ही स्त्री का परम धर्म है। मैं इसे नहीं स्वीकार करता महोदय, बुरा ना मानिएगा। आप 100 बरस की पुरानी बात कह रहे हैं। सास ससुर को ऐसी जरा जरा सी बातों को पुत्र और पुत्रवधू को संकट में न डालना चाहिए। समय बहुत आगे बढ़ गया है, अब ऐसे माता पिता के लिए स्थान नहीं रहा। ये आप बहुत ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब माता पिता 2 ही 4 दिन के लिए आए हैं तो स्त्री को थोड़ा सा कष्ट भी तो सह लेना चाहिए। इस पर सज्जन ने कुछ भौएं सिकोड़ कर कहा, लेकिन भोजन पकाने का उन्हें अभ्यास नहीं श्रीमान। जब कभी खानसामा बैठ रहता है तो हम लोग होटल में खा लेते हैं।
एक बार घर में रुपए न थे और होटल में नगद दाम देना पड़ता है, इसीलिए स्त्री ने सोचा कुछ पका ले। तो साहब आटा ऐसा हो गया जैसे गाढ़ा दूध और चावल जलकर कोयला हो गया। उस पर 3 दिन श्रीमती जी के सर में दर्द होता रहा। हार कर हमें फाका करना पड़ा। तो साहब फिर वो विपत्ति नहीं मोल लेना चाहता ना। न जाने क्यों होटल में खाना खाते इन लोगों की नानी मरती है। मैं इसे उनकी कोरी जिद समझता हूँ। माँ बाप है, क्या कहूँ। क्या आप इतनी कृपा करेंगे कि 1-2 दिन जब तक वो लोग यहाँ रहे उनका भोजन पका दे? आपको कष्ट तो होगा, लेकिन आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को परोपकार के लिए अपने कष्ट की परवाह नहीं होती। मेरा खून खौल उठा। जी में आया उठा के पटक दूं, लेकिन मैंने सब्र किया। क्या कदर की है आपने ब्राह्मण की। और मजाक ये कि इस मूर्ख को मुझसे ऐसी बात कहते संकोच भी ना हुआ। मुझे चुप देखकर उसने कहा, क्या बुरा मान गए? मैंने कहा, नहीं, बुरा क्या मानूंगा, लेकिन आपने इस काम के लिए किसी पानी पांडे को पकड़ा होता, मुझे आप शायद नहीं जानते। उसने कहा, मैं आपको खूब जानता हूं, आप काशी के शास्त्री हैं। जब मैं हॉस्टल में था तो एक काशी के शास्त्री मेरे सहपाठी थे। वो बराबर अपना भोजन आप पकाया करते थे, और जब कभी हमारे मेस का रसोईयादार बीमार पड़ जाता या भाग जाता तो मेरा भोजन पका देते थे और आग्रह करके खिलाते थे। इसीलिए मैंने आपसे ये प्रार्थना की है। मेरे पास इसका क्या जवाब था। पुरखों ने जो कुछ किया उसका तावान तो देना ही पड़ेगा। मैंने कहा, आपकी इच्छा है तो मैं चलकर भोजन बना दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, अगर आप उसे स्वीकार करें। कहिए कहिए, आप जो कहेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। आपने आज मेरी लाज रख ली। मैं रसोई में बैठकर बताता जाऊंगा, काम श्रीमती जी को करना पड़ेगा। लेकिन उनके सिर में तो दर्द हुआ तब। उसकी मेरे पास दवा है। सिर में चक्कर आ जाए, आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, मैं बात की बात से अच्छा करता हूं। और जो उन्हें गर्मी लगे, आप खड़े पंखा झिलाते रहिएगा। और उन्होंने क्रोध में आकर आपको कुछ कह दिया तो मुझे भी क्रोध आ जाएगा, और क्रोध में मैं लाट साहब को भी कुछ नहीं समझता। हाँ, इतना कह सकता हूं कि इसके बाद उन्हें फिर क्रोध ना आएगा। और जो उन्होंने बहस शुरू कर दी, उनकी दलीलों का आप जवाब दे सकते हैं। वाह, और मैंने उम्र भर क्या ही किया है। पहले तो दलील का जवाब दलील से देता हूँ, जब इससे काम नहीं चलता तो हाथ पांव से भी काम लेता हूँ। कितने ही शास्त्रार्थों में सम्मिलित हुआ हूँ और कभी परास्त होकर नहीं आया। बड़े बड़े महानोपाध्यायों को गुड़ हल्दी पिलाकर छोड़ दिया। सज्जन ने एक क्षण तक विचार किया और फिर आने का वादा करके चले गए। तब से अब तक सूरत नहीं दिखाई। आज के लिए कहानी में इतना ही। मिलेंगे आपसे मुंशी प्रेमचंद की एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।